नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 182। भाई सू सबसे ताकतवर है। इशिता मल्होत्रा और अधिक सुनना चाहती थी, लेकिन मीरा गुप्ता ने अचानक कोई संदेश नहीं भेजा और संवाद बॉक्स में कोई शब्द दर्ज नहीं हुआ। इशिता मल्होत्रा ने अपने दिल में संशय दबा लिया। ये पहली बार है जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त को कोई ऐसा आदमी मिला है जो उसे पसंद है। बेशक वह उस पर ठंडा पानी नहीं डालेगी। इशिता मल्होत्रा, सच में ये बहुत बढ़िया है। युक्सिन, चूंकि तुम चीन लौट आए हो तो चलो मिलते हैं। और तुम्हारा सुपरमैन, क्या तुम साथ में खाना खाना और एक दूसरे को जानना चाहोगी? इस मैसेज को भेजे जाने में काफी समय लग गया और कोई जवाब नहीं आया। ये जानते हुए कि इशिता मल्होत्रा थोड़ी चिंतित हैं और पूछने के लिए कॉल करने वाली हैं, मीरा गुप्ता ने अचानक जवाब दिया। क्षमा करें ज़ुएर, पुरुष देवता ने मुझे अभी एक संदेश भेजा है और मैंने उसे उत्तर देने के लिए इसे काट दिया। हे ज़ुएर, पुरुष देवता ने मुझे अभी मिलने के लिए कहा था। हाँ, मुझे लगता है कि मेरा प्यार जल्द ही आ रहा है। ज़ुएर, मैं इस बार वास्तव में इसे महसूस कर सकती हूँ और दूसरा पक्ष भी मुझे बहुत पसंद करता है। शायद आज रात वह मुझसे कबूल करने वाला है। ही फोन स्क्रीन के जरिए इशिता मल्होत्रा को महसूस हो रहा है कि मीरा गुप्ता अब वाकई बहुत खुश हैं। ये देखकर कि उनके अच्छे दोस्तों को भी कोई ऐसा मिल सकता है जिसे वे पसंद करती हैं, इशिता मल्होत्रा दिल ही दिल में उनके लिए बहुत खुश हैं। पहले इशिता मल्होत्रा को लगता था कि प्यार जीवन के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है और काम पहली प्राथमिकता है, लेकिन अब जब उसके पास राघव मल्होत्रा है तो वह समझती है कि दो लोगों के लिए एक साथ रहना कितना सुखद है। वह ये भी उम्मीद करती है कि मीरा गुप्ता अपने सच्चे बेटे को पा सके और खुशी खुशी शादी के महल में प्रवेश कर सके। लेकिन खुशी का आधार सही व्यक्ति से मिलना है। इशिता मल्होत्रा अपनी सबसे अच्छी दोस्त की खुशी से अभिभूत नहीं थीं। एक परिपक्व महिला और एक अतीत के व्यक्ति के रूप में उसे अभी भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त की जांच करने में मदद करनी है। इशिता मल्होत्रा, युक्सिन, तुमने जो कहा उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। क्यों न आज रात काम से छुट्टी मिलने के बाद हम साथ में खाना खाएं। मैं राघव मल्होत्रा को फ़ोन करूंगी और तुम भी उस सज्जन को फ़ोन कर सकती हो। मीरा गुप्ता, ठीक है, तो मैं अपना इकबालिया बयान थोड़ा आगे बढ़ा सकती हूँ। हाँ, मैं पुरुष देवता से पूछूंगी। थोड़ी देर बाद मीरा गुप्ता वापस आ गईं। ज़ुए, मैंने इस बारे में पुरुष देवता से चर्चा की है और मुझे लगता है कि अगली बार मिलने का मौका ढूंढना बेहतर होगा। आखिरकार वह आज रात अकेले मेरे साथ डेट करना चाहता है। हे ज़ुए, क्या तुम ये कबूल करना चाहती हो कि उसने मुझे अकेले में बाहर चलने के लिए कहा था? इशिता मल्होत्रा को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ दोपहर में मीरा गुप्ता के साथ खाना खाया था और वह उनसे मिलकर स्थिति के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। कहीं ऐसा न हो कि उसके दोस्तों को धोखा मिल जाए या कुछ और हो जाए। मीरा गुप्ता ने तुरंत सहमति दे दी। दोपहर को मीरा गुप्ता के साथ डिनर करने के कारण इशिता मल्होत्रा राघव मल्होत्रा के साथ डिनर नहीं कर सकी। उसने राघव मल्होत्रा को मैसेज भेजकर स्थिति के बारे में बताया। राघव मल्होत्रा की तरफ से एक आपातकालीन स्थिति घटित हुई। एल्ड युआन के गौरवशाली शिष्य प्रणव मेहता स्वयं आए और उन्होंने खुशी खुशी राघव मल्होत्रा को एक सुखद घटना बताई। भाई सू, राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में एक नया लौटा हुआ व्यक्ति आया है। सुना है कि वह विदेश में मेचा रिसर्च में लगा हुआ है। वह बहुत काबिल है। हमारे राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में एक नया बॉस आया है। प्रणव मेहता अब राघव मल्होत्रा के कट्टर प्रशंसक हैं। जब से उन्होंने पिछली बार राघव मल्होत्रा के शब्द सुने हैं, तब से वे अपने दिल में राघव मल्होत्रा को दूसरा भगवान मानते हैं और पहले भगवान स्वाभाविक रूप से उनके उस्ताद रामदास लाव हैं। हालांकि रूपीलाव की मेचा में उपलब्धियां राघव मल्होत्रा जितनी अधिक नहीं हैं, लेकिन एक दिन के शिक्षक और जीवन भर के पिता के रूप में चाहे कुछ भी हो, उसे अपने स्वामी को सर्वप्रथम रखना होगा। अब राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में मास्टर के अलावा जिस व्यक्ति की वह सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं वह है राघव मल्होत्रा। जब उन्हें ये खबर मिली तो वे तुरंत राघव मल्होत्रा को बताने आए। भाई सू, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आपका मेचा हाल ही में सफल होगा? मुझे लगता है कि शादी से पहले समय बहुत कम है, लेकिन अब राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से एक और रिटर्न है और आप दोनों एक हो गए हैं। शायद ये किया जा सकता है। प्रणव मेहता ने उत्साहित होकर कहा। भाई सू, मैंने सुना है कि वापस आने वाला व्यक्ति आ गया है। वह इस समय लाओ युआन के कार्यालय में है। चलो दोपहर को डिनर के लिए कैफेटेरिया में चलते हैं। हम निश्चित रूप से मिलेंगे। उस समय हम इस वापस आने वाले व्यक्ति की वास्तविकता का भी पता लगाएंगे। ठीक है, राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके मेचा को नकली हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो विदेश से अध्ययन करने के बाद ड्रैगन किंगडम का कर्ज चुकाना चाहता है, इसलिए राघव मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से इसे संजोता है।
जैसे ही उन्होंने इशिता मल्होत्रा से यह खबर देखी, उन्होंने इशिता मल्होत्रा को भी अपनी स्थिति के बारे में बताया और प्रणब मेहता के साथ नीचे कैफेटेरिया में चले गए। आज कैफेटेरिया में बहुत चहल पहल थी। मुझे लगता है कि मैंने खबर सुनी है। जो लोग सप्ताह के दिनों में बाहर खाना खाने जाते हैं, वे भी आज कैफेटेरिया में इकट्ठे हुए थे। जब राघव मल्होत्रा और अन्य लोग पहुंचे तो सभी लोग राघव मल्होत्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। हालांकि राघव मल्होत्रा इस समूह के लोगों में सबसे कम उम्र के हैं, लेकिन हर कोई उनकी क्षमता की बहुत प्रशंसा करता है, इसलिए प्रणब मेहता जैसे लोगों को उन्हें भाईसू कहना चाहिए। भाईसू आ गए। आज दोपहर को हमारी राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी में चहल पहल रहने वाली है। भाईसू, क्या आपने वापस आने वाले के बारे में सुना है? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। भीड़ से खाली हुई सीट पर बैठ गए। भीड़ से घिरे, दूर से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सितारा चांद को थामे हुए हो। भाईसू, इस वापसी करने वाले का नाम छोटा नहीं है। मैंने सुना है कि एक विदेशी मेचा अनुसंधान केंद्र में एक असली लड़ाकू कवच बनाया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या गलत है, और अंत में ऑडिट पास करने में विफल रहा, लेकिन पूरे शोध संस्थान के लिए ये भी एक बड़ी सफलता है। अरे बताओ, विदेशों में वर्तमान शोध अब किस चरण में है? हमारे भाईसू से बेहतर कौन होगा? ये लौटा हुआ व्यक्ति। प्रणब मेहता ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, ये भाईसू की महानता होगी। भाईसू ने जो बताया वह आधुनिक दुनिया की मेचा की समझ से बिल्कुल परे है। भले ही विदेशी तकनीक आरक्षित हो, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे भाईसू के स्तर की नहीं है। ये वापसी करने वाला खिलाड़ी हमारे भाईसू से मिलने के लिए वापस आया। निश्चित रूप से हमारे जैसा होगा, पूजा करने को तैयार होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भाईसू, आपकी मेचा प्रगति कैसी है? आप हाल ही में पूरे दिन काम करने वाले केबिन में रहे हैं, इसलिए यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होगा, है ना? श्री रूपी हमें आपको परेशान नहीं करने देंगे। चलो पहले अवलोकन केंद्र पर चलते हैं। कोई मौका नहीं है, राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चल रहा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जल्दी ही देख लीजिए। वाह, भाईसू तो गाय है। भाईसू, लौटने वाला बाद में आएगा। चलो साथ में खाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दो महारथियों को साथ में देख रहा हूँ। क्या चिंगारी सुलगाएंगे? प्रणब मेहता ने उत्साहित होकर कहा। राघव मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। वह विदेश से लौटे शोधकर्ताओं के बारे में बहुत उत्सुक नहीं है। उसका मेचा बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। पूरा होने के बाद वह सेवानिवृत्त हो सकता है और शादी की तैयारी कर सकता है। अगर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में वास्तव में कोई उत्कृष्ट वापसी करने वाला है तो ये बुरा नहीं होगा। ड्रैगन किंगडम के मेचा विकास कार्य के बाद के चरण में इसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है जिसने उसे एक हिस्सा साझा करने में मदद की। अध्याय 183। कैफेटेरिया का माहौल गर्म था, लेकिन उधर पीछे की रसोई में एक दुष्ट निगाह थी जिसने राघव मल्होत्रा को बुरी तरह घायल कर दिया। ये व्यक्ति राघव मल्होत्रा का हाई स्कूल का सहपाठी कियान चेंग है। वह इस समय पीछे की रसोई में प्याज छील रहा था, नाक से लार टपका रहा था और आंसू बह रहे थे, और उसका पहले से ही गोलमटोल चेहरा, अब उसके चेहरे की विशेषताएं और भी बदसूरत लग रही थीं। राघव मल्होत्रा, कमीने, तुम्हारी वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। मूल रूप से कियान चेंग के पिता उसे राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते थे, लेकिन पिछली बार उन्होंने राघव मल्होत्रा को दरवाजे पर ही नाराज कर दिया था। रूपीलाल ने एक संदेश भेजा और कियान चेंग के पिता ने अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कियान चेंग ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने दूसरी नौकरी खोजने से इनकार कर दिया और राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर जोर दिया। अंत में कियान लाओ के पास अपने संपर्कों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने उसे कैफेटेरिया में लाने की पूरी कोशिश की। हालांकि कियान चेंग गुस्से में था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कैफेटेरिया में एक छोटे से कर्मचारी के रूप में शुरुआत की। आखिरकार मैं राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गया। जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं छिपकर सुनने की कला सीख सकता हूँ, और शायद भविष्य में मैं ऊपर के शोध विभाग में प्रवेश कर सकूं। ये देश को बचाने का वक्त है, लेकिन राघव मल्होत्रा के बिना उन्हें ये रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। अब राघव मल्होत्रा की अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा प्रशंसा होते देख कियान चेंग इतना क्रोधित हो गया कि उसके हाथ में प्याज फूटने वाला था। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे राघव मल्होत्रा को अच्छा दिखाना होगा। कियान चेंग अचानक खड़ा हो गया और ये देखकर कि हर कोई व्यस्त था, वह चुपके से बाहर चला गया। ली जियानहाओ रूपीलाओ के कार्यालय से बाहर आया और जैसे ही वह मुड़ा, उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह तेजी से लिफ्ट की ओर चला गया। उसका दिल फटने को था, लेकिन यह अभी भी निगरानी रेंज में था और ली जियानहाओ को कोई परेशानी नहीं हुई। जब वह लिफ्ट में था तो उसने अपना गुस्सा सहन किया और एक विनम्र उपस्थिति बनाई, लेकिन जब वह पहली मंजिल पर सुरक्षा मार्ग पर पहुंचा तो वह मदद नहीं कर सका। एक मुक्का जोर से दीवार पर लगा। क्या बात है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण बहुत ही निम्न है।
पर निर्भर। उसने शुरू में सोचा था कि विदेश से लौटकर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय लॉन किंगडम में आने पर उसे अपने बायोडेटा के आधार पर सबसे अच्छा व्यवहार मिलेगा। वह आज सबसे महंगा सूट पहनकर आया था, ये सोचकर कि उसे सबसे अच्छे कार्यालय में रखा जाएगा। लेकिन रुपीलाल ने बस इतना कहा कि सबसे अच्छा कार्यालय और निजी कार्य केबिन दूसरों को दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा पक्ष मेचा में प्रतिभाशाली है। क्या बकवास है! क्या वह अपने जैसे लौटने वाले से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? यकीनन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की घरेलू दृष्टि अभी भी बहुत खराब है। कोई भी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की आंखें खोल सकता है। यदि ऐसा न होता, निर्भर करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीन में काम पर लौटने का पहला दिन इतना बुरा होगा। डोंग डोंग डोंग। अचानक आए आवाज से ली जियानहाओ, जो अभी अभी अपनी इच्छा से क्रोधित हुआ था, चौंक गया। कौन? उसने सावधानी से चिल्लाया। कियान चेंग एक कुत्ते जैसी मुस्कान के साथ दरवाजे से अंदर आया। नमस्ते, क्या आप श्री ली हैं, जो आज राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय से लौटे नए शोधकर्ता हैं? कियान चेंग ने झुकते हुए अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ पूछा। ली जियानहाओ ने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए। उसने फिर से समझदार चेहरा बनाया। मैं ली जियानहाओ हूँ, आप कौन हैं? नमस्ते श्री ली, मैं भी राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी हूँ। मेरा नाम कियान चेंग है और मेरे पिता शिक्षाविद कियान लाओ हैं। कियान चेंग ने परिचय कराया। ली जियानहाओ ने तुरंत अपना चेहरा बदल दिया, मुस्कुराया और कियान चेंग का हाथ थाम लिया। हेलो मिस्टर कियान, मैं आज पहले दिन की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सहकर्मियों से बहुत परिचित नहीं हूँ। मैंने इसे पहचाना नहीं, क्षमा करें। उन्होंने सोचा कि कियान चेंग और उनका बेटा दोनों राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। वह थोड़ा चिंतित था कि कियान चेंग ने उसके गुस्से के बारे में सुन लिया था। जब कियान चेंग ने ये शब्द सुने तो उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो मिस्टर ली, मैंने अभी कुछ नहीं सुना। ली जियानहाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कियान चेंग को सिगरेट देने की पहल की। बादलों और धुंध के बीच कियान चेंग ने उससे बातचीत की। श्री ली, मैंने सुना है कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो विदेश से लौटे हैं। मैं हमेशा से ही आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा हूँ। अब जब मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ तो मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने सुना है कि जब आप विदेश में थे तो आपने लगभग एक असली लड़ाकू मेचा बनाया था। आप जैसा व्यक्ति हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आ सकता है, ये वास्तव में ड्रैगन किंगडम की रोशनी है। यह अफसोस की बात है। ली जियानहाओ अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन अचानक उन्होंने एक महत्वपूर्ण मोड़ सुना और खुद को ये पूछने से नहीं रोक सके, ये कैसी अफसोस की बात है? कियान चेंग ने उसके मुंह पर 2 बार थप्पड़ मारे और कहा, यह अफसोस की बात है कि आप बहुत देर से आए और अब हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने गड़बड़ कर दी है। कुछ समय पहले हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में एक युवक आया था। जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ वह अभी भी मेरा सहपाठी है, लेकिन मैं वास्तव में उसकी योग्यता के स्तर पर उसकी तारीफ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि श्री रूपी उसे इतना क्यों पसंद करते हैं और उसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था क्यों करते हैं। स्टूडियो में वास्तव में एक एकल व्यक्ति कार्य केबिन है जो राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में एकमात्र है। लेकिन अब जब श्रीली यहाँ हैं तो ये सब श्रीली को दे दिया जाना चाहिए। कियान चेंग ली जियानहाओ के चेहरे को देखता रहा जब उसने ये कहा। ये देखकर कि वह बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, उसे तुरंत पता चल गया कि उसने सही अनुमान लगाया था। ली जियानहाओ का गुस्सा और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बात करने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि यह राघव मल्होत्रा का व्यवसाय होना चाहिए। अब उनके पास राघव मल्होत्रा से लड़ने का कोई मौका नहीं है, लेकिन ली जियानहाओ अलग हैं, वह वापसी कर चुके हैं। हो सकता है ली जियानहाओ राघव मल्होत्रा को राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय से बाहर निकाल सकें। जब उनके पिता कड़ी मेहनत करेंगे तो वह राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकेंगे और शोधकर्ता बन सकेंगे। ली जियानहाओ अपने दिल में दुखी था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार वह पहले स्थान पर आया था और रुपया भी कहता है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसलिए वह इन सभी चीजों का हकदार है। तुम क्या लायक हो, दूसरे लोग नहीं जानते। राघव मल्होत्रा और मैं सहपाठी हैं, क्या उन्हें नहीं पता? ये राघव मल्होत्रा मेरी ही उम्र का है, इस साल ही कॉलेज से स्नातक हुआ है। और तुम्हें पता है, जब वह कॉलेज में था तब मैंने कार डिजाइन का अध्ययन किया था और इसका मेचा से कोई लेना देना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह टूटी हुई तीसरी डिग्री के साथ विश्वविद्यालय गया था। ऐसा व्यक्ति मेचा में प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कि वह राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में हर दिन रुपीलाओ को किस तरह का परमानन सूप देता था। मैं उसमें खाने पीने की चीजें भी नहीं देख सकता। कियान चेंग ने तिरस्कार की नज़र से कहा। उसने ली जियानहाओ की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा और जारी रखा,
मिस्टर ली, बस यहाँ आ जाओ, शायद तुम हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को बचाने के लिए एक महान नायक बन सको। हमारे ड्रैगन किंगडम की तकनीक निश्चित रूप से विदेशों जितनी अच्छी नहीं है, और मैंने हाल के वर्षों में मेचा पर बहुत शोध किया है, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। राघव मल्होत्रा को बस थोड़ा बहुत फर आता है, और उसने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को बेवकूफ़ बना दिया है। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप आएंगे तो सबको लगेगा कि आप सबसे शक्तिशाली हैं। राघव मल्होत्रा ये जानते हैं, और निश्चित रूप से वह आपसे अतुलनीय हैं। कियान चेंग की बातें सुनने के बाद ली जियानहाओ का दिल और भी अधिक असंयमी हो गया। सबसे अच्छी चीजें राघव मल्होत्रा नाम के इस आदमी को दी गईं। वह पहले तो असंतुष्ट था, लेकिन अब उसने सुना कि यह राघव मल्होत्रा एक युवा लड़का है जिसने 3 विश्वविद्यालयों से स्नातक किया है। वह कैसे आश्वस्त हो सकता था। अध्याय 184 राघव मल्होत्रा रिटनीज से लड़ता है। ली जियानहाओ के अहंकार और कियान चेंग के उकसावे के कारण दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई। ली जियानहाओ ने उत्साह से कहा, क्या राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में ऐसे लोग पनप पाएंगे? ऐसा लगता है कि हमारी घरेलू मेचा तकनीक वास्तव में चिंताजनक है। किसने कहा नहीं? श्रीली, आपको हमारे लोगों को बचाना होगा। वह राघव मल्होत्रा एक आधा अधूरा व्यक्ति है। वह केवल कुछ सैद्धांतिक ज्ञान जानता है, और मुझे नहीं पता कि उसने ये कहाँ सुना है। लेकिन श्रीली, आपके आने के बाद वह निश्चित रूप से इसे और अधिक नहीं पकड़ पाएगा। क्या वह अपने रहस्यों को उजागर नहीं करेगा जब उसका सामना एक वास्तविक गुरु से होगा? अब वह राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया में बैठा है। उसके आसपास के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिससे वह कुछ खास लग रहा है। मैं कैफेटेरिया में और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मुझे उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मिस्टर ली, आप, क्या वह अभी कैफेटेरिया में है? अच्छा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। ली जियानहाओ ने आक्रामक होकर कहा। कियान चेंग ने जल्दी से उसका पीछा किया और पूरे रास्ते ये कहते हुए चला गया, श्रीली, आप एक असली ताकत हैं, और आपको बाद में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से झूठे राघव मल्होत्रा को बाहर निकालना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सबसे अच्छा स्टूडियो अभी भी एक अलग काम करने वाला केबिन है, जिसे श्रीली के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कैफेटेरिया में राघव मल्होत्रा और बड़े लोग वापस आने वाले शोधकर्ता का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि वे पहली बार यहाँ आए हैं, और सभी ने एक साथ भोजन किया, जो धूल को धोने का एक सरल तरीका था। आखिर यह राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय है, कोई साधारण निजी उद्यम नहीं। डिनर पार्टी के लिए बाहर जाना अनुचित है। बड़े लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और ली जियानहाओ बहुत उग्र तरीके से चले आए। कियान चेंग ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। रुपिलाओ ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया कि बेकार लोगों को कृषि विज्ञान अकादमी में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। उसके पिता उसे कैफेटेरिया में ले जाने में कामयाब रहे और उसे दूसरों की नज़रों से बचने के लिए सावधान रहने को कहा, इसलिए वह केवल पीछे की रसोई में छिप सकता था और देख सकता था कि कैफेटेरिया में क्या होता है। जब ली जियानहाओ ऊपर गया तो वह राघव मल्होत्रा के पास गया। कियान चेंग ने कहा कि वह सबसे छोटा और अधिक सुंदर था, इसलिए उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। क्या आप राघव मल्होत्रा हैं? सभी लोग ली जियानहाओ की ओर देखने लगे। राघव मल्होत्रा ने भी उनकी ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मैं राघव मल्होत्रा हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? मैं ली जियानहाओ, राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय का एक बाहरी शोधकर्ता हूँ जो अभी विदेश से लौटा हूँ। नमस्कार। उसने नमस्ते तो कहा, लेकिन मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए उसने हाथ बढ़ाने की पहल नहीं की। राघव मल्होत्रा ने यह मुद्रा देखी और उनकी सुंदर भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। उनके बगल में बैठे प्रणव मेहता अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सके। इस वापस लौटने वाले में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। ली जियानहाओ का अगला वाक्य और भी असभ्य था। मैंने सुना है कि श्री मल्होत्रा राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय से हैं और मेचा में उनकी उच्च उपलब्धियां हैं। ऐसा होता है कि मेरा मुख्य ध्यान भी मेचा अनुसंधान पर है। क्यों न हम इस पर चर्चा करें? ये शब्द स्पष्टतः उत्तेजक हैं और इनके आसपास के लोग तुरंत नाखुश हो जाते हैं। लेकिन ये सोचकर कि राघव मल्होत्रा की तकनीक बहुत बढ़िया है और वे विदेशी मेचा की तकनीकी स्थिति भी देखना चाहते हैं, वे इस कछुए पर एक नज़र डाल सकते हैं। तुरंत ही वे पुनः उत्साहित हो गए। आखिर कोई तो मिस्टर मल्होत्रा से मुकाबला करने के लिए दरवाजे पर आया था। ये सही समय नहीं है। हर कोई मस्ती देख सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है। प्रणव मेहता जानते थे कि राघव मल्होत्रा वास्तव में शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह कछुआ राघव मल्होत्रा से बेहतर होगा। ये देखकर कि कछुआ राघव मल्होत्रा के साथ इतना असभ्य व्यवहार कर रहा था, वह भी कछुए को शर्मिंदा देखना चाहता था। तुरंत ही वह राघव मल्होत्रा की बांह से टकराया और प्यार से बोला, भाई सू, इनसे तुलना करो और इन्हें बताओ कि असली तकनीक क्या होती है। दूसरों ने भी यही किया, भाई सू, उससे तुलना करो। हम सभी बस ये देखना चाहते हैं कि इस विदेशी मेचा तकनीक और लॉन्ग किंगडम में हमारे मेचा के वर्तमान स्तर में क्या अंतर है।
भाईसू, हमें आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। श्रीली विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और अभी अभी विदेश से लौटे हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक मैच होता है तो यह निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होगा। राघव मल्होत्रा को स्पष्ट रूप से लगा कि ली जियानहाओ एक बुरे आगंतुक थे, इसलिए वह ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन ली जियानहाओ को ऐसा नहीं लगा। ये देखकर कि राघव मल्होत्रा कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने व्यंग्य किया, क्या मिस्टर मल्होत्रा को लड़ने की हिम्मत ही नहीं है? मैंने मिस्टर रुपीसे को ये कहते सुना कि मिस्टर मल्होत्रा हमारे राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस स्तर पर होगा। यह आपको वास्तव में मेचा नहीं करने देता, ये सिर्फ कुछ सैद्धांतिक मास्टर्स की तुलना है। मिस्टर मल्होत्रा डरे हुए हैं। उनके ऐसा कहने के बाद न केवल राघव मल्होत्रा बल्कि वहां मौजूद राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के चेहरों पर भी स्पष्ट नाराजगी के भाव दिखाई दिए। इससे पहले कि ली जियानहाओ केवल उत्तेजक होता, वे समझ सकते थे कि ली जियानहाओ अभिमानी था। लेकिन अब हर कोई महसूस करता है कि ली जियानहाओ राघव मल्होत्रा और राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय को नीची नज़र से देखता है, और यहाँ तक कि लॉन्गबो के वर्तमान मेचा स्तर को भी नीची नज़र से देखता है। आप इस तरह की बात कैसे सहन कर सकते हैं? प्रणव मेहता मौके पर गुस्सा होने ही वाले थे। राघव मल्होत्रा ने धीरे से उसे थपथपाया, ली जियानहाओ की ओर देखने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, आप कैसे तुलना करना चाहते हैं? सरल है, चलो मेचा के बारे में हमारी वर्तमान समझ के बारे में बात करते हैं। एक असली मेचा कैसा दिखता है? ली जियानहाओ ने आत्मविश्वास से कहा। राघव मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है, आप पहले जाए। ली जियानहाओ ने व्यंग्य किया, आपके लिए पहले जाना बेहतर है, कहीं ऐसा न हो कि बाद में कोई तोते से सीख ले। मिस्टर ली, क्या ये कहना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है? भाईसू मेचा में बहुत निपुण है, क्या मुझे आपसे सीखने की जरूरत है? प्रणव मेहता ने स्पष्ट रूप से कहा। ली जियानहाओ ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और ठंडे स्वर में कहा, ब्रेन पाउडर। आप फेईफान, भूल जाओ, हम सब सहकर्मी हैं। क्या हंगामा करना मजाक नहीं है? मर्द है, इसलिए हिम्मत से बोलो। श्रीली, मैं आपसे फिर पूछूंगा कि क्या आप पहले बोलना चाहते हैं? अगर मैं पहले बोलूंगा तो मुझे डर है कि बाद में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ली जियानहाओ ने राघव मल्होत्रा को गुस्से से देखा और एक पल के लिए उसे राघव मल्होत्रा की आंखों में आत्मविश्वास देखकर हल्का सा डर महसूस हुआ। क्या ये व्यक्ति सचमुच आधा अधूरा व्यक्ति है, जैसा कि कियान चेंग ने कहा? ये थोड़ा डरावना क्यों लगता है? अगर वह बाद में कुछ कहता तो यह वाकई नुकसानदेह होता और वह राघव मल्होत्रा की तरह उसकी नकल करता दिखता। अगर उसने जो कहा वह वाकई उससे ज्यादा होशियार था तो क्या वह कुछ नहीं कह पाता? या यूं कहें कि यह अधिक लाभदायक है। ली जियानहाओ जीत और हार को चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, चूंकि श्री मल्होत्रा इतने आश्वस्त हैं तो मैं अपना काम करूंगा। प्लीज। राघव मल्होत्रा ने धीरे से अपना हाथ उठाया। ली जियानहाओ भीड़ के सामने आत्मविश्वास से खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसका सिर मोर की तरह उठा हुआ था। जहां तक मेरा सवाल है, मैं पहले भी विदेश के शीर्ष निजी शोध संस्थानों में मेचा शोध कर चुका हूं और मैंने लड़ाकू कवच भी बनाया है। तथाकथित लड़ाकू कवच युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिस पर शीर्ष तकनीक से शोध किया गया है। विदेशी तकनीक संसाधनों, सामग्रियों और पूंजी संचालन दोनों के मामले में काफी प्रथम श्रेणी की है और उनके पास बहुत सारे फायदे हैं। अनुसंधान संस्थान हमें सबसे उन्नत मेचा सामग्री टाइटेनियम मिश्र धातु प्रदान करता है। आपको यह नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे आपको समझा सकता हूँ। ये टाइटेनियम मिश्र धातु। अध्याय 185। लौटे लोग हैरान हैं, राघव मल्होत्रा कितने अच्छे हैं। प्रणव मेहता ने उन्हें टोकते हुए कहा, ली जियानहाओ, आप विदेशी शोध संस्थानों के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्या ये सिर्फ टाइटेनियम मिश्र धातु नहीं है? अब हमारा पूरा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय टाइटेनियम मिश्र धातु सामग्री का उपयोग करता है और यह चीज श्री मल्होत्रा है। प्रस्तावित। क्या आप उन चीजों के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं जिन्हें हर कोई जानता है? समय की बर्बादी। वह विदेश से लौटे इस शोधकर्ता के बारे में काफी आशावादी थे और उन्होंने सोचा कि वह राघव मल्होत्रा की मदद कर सकता है और लॉन्गबो के लड़ाकू कवच को तय समय से पहले तैयार कर सकता है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक विदेशी होगा। ली जियानहाओ को अचानक टोका गया, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुआ। वह थोड़ा चौंक गया। राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय को पहले से ही पता है कि टाइटेनियम मिश्र धातु अब मेचा की उपस्थिति के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। ये कैसे संभव है? यह विदेशी सेना की पहली खबर है। उसे यह बात शोधकर्ता की बातों को सुनकर ही पता चली। इससे पहले उसके अपने युद्ध कवच में टाइटेनियम मिश्र धातु सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन राघव मल्होत्रा ने इस सामग्री को राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में पहले ही बढ़ावा दे दिया है।
वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन फिर भी उसने शांत होने का नाटक किया। ऐसा लगता है कि हमारे ड्रैगन किंगडम का तकनीकी स्तर अभी भी अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। जितना मैंने पहले सोचा था उससे बेहतर है, इसलिए ऐसा लगता है कि चीन लौटना एक काफ़ी सही निर्णय है। चिंता मत करो, मैं विदेश में सीखी गई सभी चीज़ें देश को दूंगा। इस बार मैं मातृभूमि की सेवा करने और आपके लिए सीखी गई सभी उन्नत जानकारी लाने के लिए वापस आया हूँ। उनके लिए ये कहना बहुत देर हो चुकी है कि वे देशभक्त हैं, और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तो उन्हें अभी अभी अपमानित ही किया है। जल्दी करो और क्या कहो, सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा भाईसू अभी भी भूखा है और भाईसू को दोपहर में काम करना होगा। यानी, क्या आप कोई उपयोगी चीज़ उठाकर बता सकते हैं कि क्या विदेशों में तकनीक का मौजूदा स्तर सिर्फ यहीं तक है? ये वाकई हमें सूगे के जूते देने के लायक भी नहीं है। ली जियानहाओ असभ्य है, और जब वह बोलता है तो बड़ा आदमी और भी असभ्य होता है। ली जियानहाओ, जो सामने खड़ा था, मंच से उतर नहीं पाया। उसने अपने हाथों को पीछे करके अपनी मुट्ठियां कस लीं और वहां खड़े राघव मल्होत्रा को घूरते हुए बोला, सबको पता होना चाहिए कि मैं विदेश में व्यापार कर रहा हूं। एक असली लड़ाकू कवच निकला था, लेकिन बाद में एक छोटी सी समस्या आ गई, इसलिए इसे इस्तेमाल में नहीं लाया गया। जब तक मैं इसे थोड़ा सुधारता हूं, मैं एक असली लड़ाकू कवच बना सकता हूं। राघव मल्होत्रा अब उसके साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस इतना ही कहा, तुम मुझे सीधे क्यों नहीं बताते कि तुम्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी हैं? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि यह सब समय की बर्बादी है। ली जियानहाओ ने अपना सिर उठाया और पूछा, अगर मैं कहूं तो क्या आप इसे हल कर सकते हैं? आगे बढ़ो, राघव मल्होत्रा ने कहा। ठीक है, मैंने पहले जितने भी मोबाइल फ़ोन बनाए हैं, वे अब आपको दिखाए जा सकते हैं। मैं अपने शोध के नतीजों को बताने से नहीं डरता। वैसे भी, यह मेरे पिछले कामों में से एक है। राघव मल्होत्रा, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप मेरे काम को समझते हैं और मेरी समस्याओं को इंगित कर सकते हैं, तो आज का खेल विजेता माना जाता है। किसी ने तुरंत एक कंप्यूटर उपलब्ध कराया, जो सीधे वहां बड़ी स्क्रीन से जुड़ा था, ताकि हर कोई देख सके कि ली जियानहाओ ने क्या दिखाया। ली जियानहाओ को अपने शोध के नतीजों पर पूरा भरोसा है। यह उनके वहां किए गए सभी कामों का नतीजा है। मेरा मानना है कि यह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के लोगों को एक झटके में चौंका देगा। वह जानकारी बताने के बाद, जिस पर उसे गर्व था, वह गर्व से अपने हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। ये वह लड़ाकू कवच है जो मैंने पहले विदेश में बनाया था। मैं जानता हूं कि इनमें से कुछ बातें आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपके किसी सहकर्मी के पास कोई सवाल है, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। अभी खेल मेरे और मिस्टर मल्होत्रा के बीच है। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपको आधा जवाब दे सकता हूँ। हाँ, ली जियानहाओ की बात पूरी होने से पहले ही राघव मल्होत्रा जोर से हंस पड़े। ली जियानहाओ अचानक क्रोधित हो गया, तुम किस बात पर हंस रहे हो? राघव मल्होत्रा ने अपना सिर उठाया, स्क्रीन पर दिख रही चीजों को देखा और कहा, मिस्टर ली, यही असली लड़ाकू कवच है, जैसा आपने कहा। ली जियानहाओ इतना गुस्से में था कि वह शर्मा गया और उसकी गर्दन मोटी हो गई, लेकिन उसने लापरवाही से जवाब देने की हिम्मत नहीं की। आज काम पर उसका पहला दिन है। अगर वह कुछ गलत कहता है, तो वह बाद में पीछे मुड़कर नहीं देख पाएगा। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि राघव मल्होत्रा का स्तर अब क्या है, और उन्होंने झट से जवाब दिया, अगर वह मजाक करता है, तो वह अभी भी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कैसे रह सकता है? ली जियानहाओ ने पूछना चाहा और फिर जवाब दिया, ये कुछ समय पहले का मेरा काम है। बेशक, अब मेचा के बारे में मेरी समझ और भी गहरी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर मल्होत्रा को हराने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। हाँ, इस बार सिर्फ राघव मल्होत्रा ही नहीं हंसे, बल्कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वे शोधकर्ता भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। ली जियानहाओ थोड़ा गुस्से में था। उसने राघव मल्होत्रा की ओर इशारा करते हुए कहा, राघव मल्होत्रा, जब तुम इतनी अच्छी तरह समझते हो, तो मुझे बताओ, मेरी समस्या क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मुस्कुराकर बेवकूफ़ बना सकते हो? राघव मल्होत्रा ने अपनी हंसी रोकी और उस पर मौजूद डेटा की ओर इशारा किया। मिस्टर ली, आपका लड़ाकू कवच ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़े ट्रांसफॉर्मर जैसा है ना? इतने सारे विकृत भागों के साथ, मिस्टर ली चाहते हैं कि बचपन की भरपाई काम से हो जाए। युद्ध के मैदान में सबसे महत्वपूर्ण बात मजबूत होना है, और लचीलापन ही एकमात्र लक्ष्य है। श्री ली ने विकृत पैर, हथियार और सिर पर तोपें डिज़ाइन की हैं। ये चीज़ें फैंसी लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल युद्ध के मैदान पर बोझ बन जाएंगी। इतना बड़ा मेचा मूल रूप से युद्ध के मैदान पर एक जीवित लक्ष्य था। आपने बहुत सी बेस्वाद चीजें भी डिजाइन की हैं। क्या आप युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करते समय दुश्मन के लिए भौरा परिवर्तन कर रहे हैं? आपके हेड तोप का डिजाइन पूरी तरह से अनुचित है। आप मेचा के बाहरी दृष्टि स्कैन को आंख की स्थिति पर सेट करते हैं, और इस ऊंचाई का उपयोग पूरे दृश्य को देखने के लिए किया जा सकता है, लेकिन तोप में बदलने के बाद क्या आप मेचा और अंदर के ऑपरेटर को अंधा बनाने की योजना बनाते हैं? और भी,
राघव मल्होत्रा ने सहजता से कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन ली जियानहाओ उनका खंडन करने में असमर्थ रहे। राघव मल्होत्रा ने अंत में कहा, श्री ली के मेचा को विदेश में अस्वीकार कर दिया गया, शायद इसलिए क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं था, है ना? ली जियानहाओ का चेहरा लाल हो गया, और जब उसने सबकी आंखें देखीं तो उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस मेचा को उन्होंने बहुत सारी जानकारी पर नज़र डालने के बाद संक्षेप में प्रस्तुत किया। वह बस उन सभी नवीनतम विदेशी तकनीकों को शामिल करना चाहते थे जिनका उपयोग किया जा सकता था। समस्या क्या है? यद्यपि ट्रांसफॉर्मर्स एक फिल्म है, यह एक शक्तिशाली मेचा है। मूल रूप से ली जियानहाओ के मेचा को अस्वीकार कर दिया गया था। वह खुद बहुत अनिच्छुक महसूस करता था। उसने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया, लेकिन उसे लगा कि यह विदेशी देशों में व्यावहारिक नहीं है। वह गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया और चीन लौट आया। राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद मैं मूल रूप से अपने पास मौजूद मेचा का अध्ययन जारी रखना चाहता था। अगर आज राघव मल्होत्रा ने उन्हें उकसाया न होता तो वे ये सब बिल्कुल नहीं दिखाते, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव मल्होत्रा इतनी सारी समस्याएं बताएंगे, और उन्होंने यह बात अच्छी तरह कही। उन्होंने अपना मुंह खोला, दांत पीसते हुए कहा, राघव मल्होत्रा, तुम जीत गए। इसके बाद वह बिना कुछ खाए ही भाग गया। कैफेटेरिया में बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे और प्रणब मेहता ने सीधे राघव मल्होत्रा का हाथ उठाकर खुशी जाहिर की। अध्याय 186 भाईसू शक्तिशाली है। शक्तिशाली ड्रैगन देश। भाईसू बहुत शक्तिशाली है। इसने हमें राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और ड्रैगन किंगडम दिया है। भाईसू, आपने अभी जो कहा वह वाकई बहुत सुंदर है। जब मैंने देखा तो उसका मेचा वाकई धोखा दे रहा था। मुझे उस समय ये भी नहीं सूझा कि क्या कहना है। इसे बाहर निकालो। मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि इस समुद्री कछुए का शोधकर्ता वास्तव में एक विदेशी है जो विदेशियों से प्यार करता है। विदेश में अपने शोध संस्थान को छोड़े बिना कुछ शब्द कैसे कहें? विदेशी शोध तकनीक कितनी उन्नत है। जब विदेशी देश इतने शक्तिशाली हैं, तो आप चीन वापस क्यों जाना चाहते हैं? मुझे लगा कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। ये सोचकर कि हमारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय एक और जनरल जोड़ सकता है, ये सिर्फ एक कढ़ाई वाला तकिया निकला। ऐसा लगता है कि हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और ड्रैगन कंट्री मेचा का भविष्य हमारे सुसु पर निर्भर करता है। भाई, ये सही है। मैंने अभी उस व्यक्ति को बात करते हुए सुना और मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन सौभाग्य से हमारा भाईसू इतना अच्छा है, उसे हमारे लोगों पर बहुत गर्व है। आज दोपहर को ये दृश्य देखने वाले लोग वास्तव में बहुत खुश हैं। रिसर्च फेलो की पुरानी पीढ़ी ने भी राघव मल्होत्रा को उत्साह से देखा। जियाओ सू, आप वाकई बहुत बढ़िया हैं। आप एक नज़र में इस मेचा की समस्या को देख सकते हैं। सच कहूं तो ली उपनाम वाला ये युवक यहाँ है। मेचा पर बहुत मेहनत की गई होगी और सभी पहलुओं में डेटा भी अच्छी तरह से किया गया है। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन जब मैंने इसे कहते सुना तो मुझे लगा कि यह कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि विदेशी मेचा अनुसंधान वास्तव में कुछ पहलुओं में हमारी वर्तमान अनुसंधान तकनीक से अधिक उन्नत है, लेकिन अब हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में जियोसू जैसी प्रतिभा है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही विदेशी अनुसंधान के स्तर को पार कर लेंगे। लड़ाकू कवच बनाने वाला पहला देश निश्चित रूप से हमारा ड्रैगन किंगडम होगा। हाँ, भाईसू शक्तिशाली है और ड्रैगन साम्राज्य शक्तिशाली है। CBD के निकट एक छोटे से स्थानीय रेस्तरां में मीरा गुप्ता आनंद ले रही हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत समय हो गया जब मैंने ऐसा प्रामाणिक चीनी समुद्री भोजन खाया था। बेबी जुआ, तुम्हें पता भी नहीं है कि विदेशों में खाने को परखने के मानक बहुत कम हैं। मैं उन मशहूर रेस्तरां में जांच करने गया था, लेकिन मैंने कभी कोई स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। विदेशों में भी ऐसे रेस्तरां हैं जो दावा करते हैं कि वे लोंगो के लोगों द्वारा खोले गए हैं। विदेशियों के स्वाद को पूरा करने के लिए वे जो व्यंजन बनाते हैं वे भी अलग होते हैं। यह मेरे पेट के लिए वाकई मुश्किल है। जब इशिता मल्होत्रा ने उनकी बातें सुनी तो वह मुस्कुराईं और बोलीं, चून की परिवार इतना अच्छा है, तो इस बार जब आप वापस आएं तो आपको अधिक समय तक यहीं रहना चाहिए, या फिर यहाँ से न जाएं और देश में ही रहें। खाना खाते समय मीरा गुप्ता ने कहा, जूएर, इस बार मैं वास्तव में चीन में रह सकती हूँ ही, अगर मैं अपने जीवन भर के मामलों को सुलझा सकती हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे माता पिता मेरे काम से निपट सकेंगे। मुझे अब कोई परवाह नहीं है, फिर मैं देश में आराम से रह सकती हूँ। इशिता मल्होत्रा ने कुछ अप्रत्याशित ढंग से कहा, आप इतनी जल्दी शादी करने की सोच रहे हैं? ऐसा लगता है कि इस बार आप जिस नर देवता से मिले हैं वह वास्तव में ड्रैगन और फीनिक्स है। खैर, वह वास्तव में उत्कृष्ट है और उसका भाषण भी बहुत सुरुचिपूर्ण है। मैंने सुना है कि उसने कई वर्षों तक विदेश में अध्ययन किया है और वह अभी भी उच्च तकनीक उद्योग में लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने इस बार उसके साथ व्यवहार करते समय सावधानीपूर्वक नजर रखी। बेटा, क्या मैं उनसे विमान में नहीं मिला था? हम दोनों की मुलाकात प्रथम श्रेणी के केबिन में हुई थी। आप मेरे परिवार की परिस्थितियों को जानते हैं।
जब मैं पहले चीन में था तो मेरे आसपास बहुत से लोग थे और मुझे पता है कि उन्हें ये पसंद नहीं आया। मैं खुद हूँ, लेकिन मेरे परिवार की परिस्थितियाँ, इसलिए इस बार मैं कहूँगा कि मैं एक साधारण अंतर्राष्ट्रीय छात्र हूँ। यही कारण है कि मैं प्रथम श्रेणी का केबिन ले सकता हूँ। मुझे अपग्रेड मिला क्योंकि मैंने एयरलाइन का इनाम जीता था, लेकिन भले ही वह ये जानता था, उसने मेरे प्रति अपना रवैया नहीं बदला और उसने अभी भी मेरे साथ बातचीत करके अच्छा समय बिताया। मुझे लगता है कि उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया क्योंकि मैं कौन हूँ। मैंने विशेष रूप से कहा कि मैं एक बेघर व्यक्ति हूँ। एक अच्छी नौकरी ढूंढना, सभी पहलुओं में स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन वह अभी भी मेरे लिए बहुत अच्छा है और उसने मुझे आज मिलने के लिए भी कहा, मीरा गुप्ता ने बहुत खुशी से कहा। लेकिन जब इशिता मल्होत्रा ने ये शब्द सुने तो उनके दिल में एक शब्द आया, डायमेंशनलिटी रिडक्शन ग्लो। एक सच्चे उत्कृष्ट व्यक्ति की पहचान उसके रूप रंग से नहीं की जा सकती। मीरा गुप्ता बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर वह शादी करने वाला व्यक्ति है तो उसे सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। उसने जिस आदमी का उल्लेख किया है वह केवल मीरा गुप्ता के रूप रंग को समझता है। उसके प्रति इतना चौकस रहना थोड़ा अजीब है। इशिता मल्होत्रा ने कुछ देर सोचा और कहा, युक्सिन, बेशक मैं तुम्हारे लिए खुश हूं कि तुम्हें अपनी पसंद का पुरुष देवता मिल गया, लेकिन हम सब लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हें बाहर जाते समय सावधान रहना होगा। अपने और इस लड़के को देखो। तुम भगवान को बहुत समय से नहीं जानती हो, इसलिए तुम्हें रात में अकेले बाहर जाना होगा, इसलिए इस पर नज़र रखना और अगर तुम्हारे पास कुछ भी हो तो मुझे कभी भी फ़ोन करना। मीरा गुप्ता ने जल्दी से सिर हिलाया, अपनी आंखें मूंद लीं और मुस्कुराए। ठीक है बेबी ज़ुएर, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपकी चिंता थोड़ी अनावश्यक है और उनके जैसा अच्छा आदमी निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगा। चीज़ें जो मुझे दुख पहुंचाती हैं, आज रात के बाद शायद मैं आसानी से सूची से बाहर निकल पाऊंगी। जब समय आएगा मैं आपकी दुल्हन बनूंगी और आपका गुलदस्ता ग्रहण करूंगी। शायद अगली शादी करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। इस दृश्य के बारे में सोचते हुए इशिता मल्होत्रा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं शादी में आपके लिए गुलदस्ता जरूर छोड़ूंगी। ली जियानहाओ के जाने के बाद राघव मल्होत्रा और उनके सहकर्मियों ने बातें करते हुए और हंसते हुए भोजन समाप्त किया, लेकिन जब वह कैफेटेरिया से बाहर आए तो उन्होंने ली जियानहाओ को वहां बाथरूम में भागते हुए देखा। राघव मल्होत्रा भी वहां जाना चाहता था। वह ऊपर जा सकता था। ऑफिस में अलग से बाथरूम है, लेकिन उसे लगा कि यह ली जियानहाओ थोड़ा अजीब है, इसलिए वह उसके पीछे चला गया। ये तर्कसंगत है कि जब वह आज पहले दिन आया था तो ली जियानहाओ को उसके प्रति इतना शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब वह अभी कैफेटेरिया में था तो वह स्पष्ट रूप से अपने लिए यहाँ था। जब तक कि किसी ने उसे अपने बारे में पहले से कुछ बताने के लिए उकसाया न हो, या कोई शोधकर्ता जो विदेश से अध्ययन करके लौटा हो, यहाँ पहले दिन उसे पहले वातावरण से परिचित होना चाहिए, कम प्रोफाइल रखना चाहिए, हमला करने से पहले उसके समझने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब राघव मल्होत्रा बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अंदर से ली जियानहाओ की गुस्से भरी आवाज सुनी। क्या तुमने नहीं कहा था कि राघव मल्होत्रा एक आधा अधूरा इंसान है जो 3 कॉलेजों से ग्रेजुएट हुआ है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता? लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसे मेचा के बारे में इतना कुछ पता है। क्या तुम्हें पता है कि मैं अभी शर्म से मरने वाला था? एक दिन काम पर आना और इतने बड़े उतार चढ़ाव करना, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? निश्चय ही, किसी ने उससे पहले ही कुछ कहा था। ये व्यक्ति कौन होगा? राघव मल्होत्रा का मानना है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में उनके और उनके सहकर्मियों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है और किसी को भी उनकी पीठ पीछे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तभी राघव मल्होत्रा को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, श्रीली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। कियान चेंग, अध्याय 187 में अपने पति के पीछे की औरत बनूंगी। राघव मल्होत्रा ने तुरंत सुना कि यह कियान चेंग की आवाज थी। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में फिर से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आ गया। मिस्टर ली, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? मैं आज तक जिस स्थिति में हूं उसका कारण राघव मल्होत्रा है। मेरे पिताजी ने कहा था कि वे मुझे शोध के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे फंसा दिया। मैं केवल कैफेटेरिया में काम कर सकता हूं। मैं उससे बहुत नफरत करता हूं। मैं उसे आप दोनों को एक साथ जोड़ने में कैसे मदद कर सकता हूं? ली जियानहाओ ने कियान चेंग की ओर देखा। क्या आप कैंटीन कर्मचारी हैं? कियान चेंग थोड़ा गुस्से में था, लेकिन फिर भी धीमी आवाज में बोला, हालांकि मैं अब एक कैंटीन कर्मचारी हूं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में भर्ती कराया जाएगा। मेरे पिता मास्टर कियान हैं। राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद आपको पता चल जाएगा। मैं राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकता हूं। अगर राघव मल्होत्रा नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से अब आपका सहयोगी होता। चिंता न करें श्री ली, मैं निश्चित रूप से आपकी तरफ रहूंगा। आज की घटना सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना है और मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपकी तरफ रहूंगा।
मैं आपकी मदद करूंगा, चलो। राघव मल्होत्रा को एक साथ बाहर निकालो। ली जियानहाओ को विश्वास नहीं था कि एक साधारण कैंटीन कर्मचारी उसके लिए क्या कर सकता है, लेकिन ये देखते हुए कि उसके पिता राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षाविद थे, ली जियानहाओ ने उन्हें नाराज नहीं किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और उस पर नजर डाली। एक वीचैट संदेश देखा और वह गर्व से मुस्कुराया। भूल जाओ, भले ही आज मैं इस मामले में बदकिस्मत हूँ, लेकिन इसके बारे में बात मत करो। मैं काम पर जा रहा हूँ और काम से छुट्टी के बाद मेरा एक अपॉइंटमेंट है। डेटिंग। मिस्टर ली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने युवा होंगे। आपकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। आप जैसे खूबसूरत व्यक्ति के लिए आपकी गर्लफ्रेंड भी बहुत सुंदर होनी चाहिए, कियान चेंग ने तारीफ करते हुए कहा। ली जियानहाओ ने व्यंग्य किया, गर्लफ्रेंड? ऐसा फूलदान मेरे लायक कैसे हो सकता है? ये तो बस एक सुंदर सी लड़की है। पहली नज़र में धोखा देना आसान है। ये तो बस मौज मस्ती के लिए है। मैं ऐसे व्यक्ति को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे चुन सकता हूँ? आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में मुझे ऐसी ही एक भड़ास मिली और मैं चिंतित था कि मेरे पास भड़ास निकालने के लिए कोई जगह नहीं है। इस महिला ने इसे दरवाजे तक पहुंचाने की पहल की। आज रात मैं अच्छी तरह से भड़ास निकालूंगा। ये तो कियान चेंग को समझ नहीं आया। ली जियानहाओ ने बहुत अहंकार से कहा, ये सिर्फ एक छोटी सी सुंदरता वाली लड़की है और आज रात के बाद कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। ये सुनकर राघव मल्होत्रा ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और अकेले ही ऊपर चले गए। ये ली जियानहाओ न केवल अक्षम है, बल्कि उसका चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है। राघव मल्होत्रा दोपहर को दफ्तर लौटे और कुछ देर आराम करना चाहते थे। अभी सिर्फ 12:40 बजे थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर आंखें सिकुड़ी और फिर 1:30 बजे वर्कशॉप में चले गए। मेचा की प्रगति खराब नहीं है और समय जल्दी में नहीं है। वह अपनी पत्नी की बात सुनना चाहता है और काम और आराम को मिलाना चाहता है। अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए राघव मल्होत्रा का मुंह थोड़ा ऊपर उठा और उन्होंने इशिता मल्होत्रा को वीचैट संदेश भेजा। पत्नी, चाहे आप काम में कितनी भी व्यस्त हों, दोपहर का खाना खाना याद रखें। इशिता मल्होत्रा ने अपना फोन निकाला और राघव मल्होत्रा को संदेश भेजने ही वाली थी। इस वीचैट संदेश को देखकर उन्होंने तुरंत राघव मल्होत्रा को फोन किया। मैं खुश हूँ। अरे पत्नी, मुझे इतनी जल्दी फोन करो, मुझे याद करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। पतिदेव, आप ठीक तो हैं? इशिता मल्होत्रा ने जैसे ही मुंह खोला, उसने कुछ ऐसा पूछा जो राघव मल्होत्रा को समझ में नहीं आया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को क्या हो गया है? राघव मल्होत्रा ने असमंजस में पूछा। मैं अभी युक्सिन के साथ डिनर करके कंपनी में वापस आई हूँ। मैंने असिस्टेंट सक्सेना को ये कहते हुए सुना कि लगता है लॉन्ग अकेडमी ऑफ साइंसेज में कुछ गड़बड़ है। आपकी तरफ से एक नया व्यक्ति वापस आया है। मैंने सुना है कि वह आते ही आपके साथ परेशानी में पड़ जाएगा। क्या सब ठीक है? उसने अभी अभी खबर सुनी है और वह राघव मल्होत्रा के बारे में चिंतित थी। बीवी, क्या तुम्हें लॉन्ग अकेडमी ऑफ साइंसेज में मेरी निगरानी के लिए अपना छोटा सा नौकर नहीं रखना चाहिए था? तुम्हें इस मामले के बारे में पहले से ही पता है। राघव मल्होत्रा ने मजाक में कहा। इशिता मल्होत्रा ने तुरंत समझाया, बिल्कुल नहीं। पति, आप काम पर जा रहे हैं, मैं आपकी निगरानी के लिए किसी को कैसे भेज सकती हूँ? लेकिन यह एक बड़ी बात है और इंटरनेट पर ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए हैं जिन्हें पोस्ट किए जाने के कुछ समय बाद ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। यह नीचे है। मुझे लगता है कि ऊपर के लोगों ने ऐसा किया है। आखिरकार ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कुछ है। लेकिन असिस्टेंट सक्सेना ने इसे देखा, इसलिए उन्होंने मुझे बताया। इसे ऑनलाइन पोस्ट किया। राघव मल्होत्रा थोड़ा हैरान थे। कैफेटेरिया में अभी जो लोग थे उनमें से ज्यादातर राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय के सहकर्मी थे और सभी को नियम पता थे। वे जिन चीजों पर चर्चा कर रहे थे वे गोपनीय विषय वस्तु की श्रेणी में आती थीं और किसी के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करके उसे इंटरनेट पर अपलोड करना असंभव था। राघव मल्होत्रा की आंखों में रोशनी चमकी और अचानक उन्हें एक व्यक्ति का ख्याल आया, कियान चेंग। चूंकि ली जियानहाओ को कियान चेंग ने उकसाया था, इसलिए वह खुद को चुनौती देने गया था, तो यह वीडियो कियान चेंग द्वारा रिकॉर्ड किया गया होगा। वह कैफेटेरिया का एक कर्मचारी है और उसे उस समय पीछे की रसोई में छिपना चाहिए था। राघव मल्होत्रा ने इस मामले को अस्थायी रूप से लिख लिया और फिलहाल अपनी पत्नी से बात नहीं की। पतिदेव, आपने बात क्यों नहीं की? अभी मुझे वीडियो देखने का समय नहीं मिला, इसलिए आपने मुझे मैसेज किया और मैंने सीधे आपको कॉल कर दिया। क्या आप ठीक हैं? इशिता मल्होत्रा ने बेचैनी से पूछा। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं ठीक हूँ। बीवी, क्या तुम्हें अपने पति की ताकत पर भरोसा नहीं है? क्या वह विदेश से पढ़ाई करके वापस आए एक मेचा शोधकर्ता नहीं है? तुम्हारे पति का मेचा शोध स्तर इतना अच्छा है, लेकिन दुनिया का सबसे बढ़िया मेरे सामने लाई गई उनकी छोटी छोटी चीजें, ये तो बस एक कुल्हाड़ी है और इसे तुम्हारे पति ने बहुत अच्छे से वापस पटक दिया है। अब उन्हें जमीन में गड्ढा खोदकर खुद को दफनाने की कोशिश करनी चाहिए।
इशिता मल्होत्रा ने जब ये सुना तो राहत की सांस ली और हंसते हुए बोली, पतिदेव, क्या आपको पता है कि आपने अभी कितनी अहंकारी बात कही? अगर कोई यह बात सुन लेगा तो मुझे डर है कि इसका फिर से इस्तेमाल होगा। निबंध लिखिए। कोई बात नहीं बीवी, तुम्हारा पति, मैं दमदारी से बोलने वाला आदमी हूँ, मुझे परछाई से डर नहीं लगता। अगर किसी की हिम्मत हो मुझे थप्पड़ मारने की तो आ जाओ। राघव मल्होत्रा कुर्सी पर झुकते हुए बोले। इशिता मल्होत्रा फूल की तरह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें खुशी और प्रशंसा से भरी हुई थीं। पतिदेव, मुझे आपकी ताकत पर भरोसा है। मैं अभी अभी हटाया गया वीडियो देख रहा था। इसमें जो सामग्री है वह बहुत रोमांचक है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे पोस्ट करने के कुछ मिनट बाद ही ब्लॉक कर दिया गया। अगर यह चीज़ पोस्ट की गई तो अनुमान है कि इससे हंगामा मचेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो वापस आया है वह पूरी तरह से कढ़ाई वाला तकिया है। पति, आप वाकई कमाल के हैं। कुछ शब्द उसे अवाक कर देंगे। मुझे लगता है कि उसे अपने जीवन पर संदेह होने लगा है और उसे लगता है कि उसने विदेश में इतना अच्छा काम किया है। काम, जब बात आपकी आती है तो ये केवल बाल रोग है। पति, अब मैं तुम पर और भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। तुम ही हो जो वाकई युद्धक कवच बना सकते हो, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करते रहना होगा। अगर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में तुम्हें ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो तुम उसे संभालने के लिए मुझे छोड़ दोगे। तुम सिर्फ मेचा बनाने के लिए जिम्मेदार हो और मैं तुम्हारे लिए बाकी सब संभाल लूंगा। मैं अपने पति के पीछे वाली महिला बनना चाहूंगी। अध्याय 188। सू के पिता और सू की मां निमंत्रण भेजने के लिए अपने गृहनगर लौटते हैं। राघव मल्होत्रा दोपहर को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में काम करते थे। शाम को जब वे काम से छुट्टी लेकर नीचे उतरे तो उन्हें अपनी कार दिखाई दी। कार में बैठते ही राघव मल्होत्रा ने आश्चर्य से इशिता मल्होत्रा को देखा और पूछा, बीवी, तुम सच में आज मुझे लेने आए हो? तुम्हारा लहजा कैसा है? क्या मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें हर रोज लेने नहीं आती थी? आज कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ? इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव मल्होत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, क्या मैं खुश नहीं हूँ? मेरी पत्नी की अच्छी दोस्त आज वापस आ गई है। मुझे लगा कि तुम लोग दोपहर को लंच करोगे और शाम को काम से छुट्टी मिलने के बाद साथ में खेलोगे। मुझे लगा कि आज मैं खुद बन जाऊंगा। मैं घर चला गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी के दिल में मैं अभी भी नंबर 1 चीज बनूंगा। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा पीछे की सीट पर थके हुए और झुके हुए थे और झांकते। सहायक, जो आगे गाड़ी चला रहा था, बिना आंखें सिकुड़े सीधे सामने देख रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने इस कार में पर्याप्त कुत्ते का खाना खाया है और अब वह मन की शांति प्राप्त कर सकती है। वह उम्मीद करती है कि इस तरह का जीवन हमेशा चलता रहे। उसे उम्मीद है कि राष्ट्रपति और श्री मल्होत्रा झगड़ना बंद कर देंगे ताकि चियू पर विपत्ति न आए। जब तक वे प्यार से रह सकते हैं और सद्भाव से रह सकते हैं, भले ही वे हर दिन उसके सामने कुत्ते का खाना छिड़कते हों, वह खुश है। इशिता मल्होत्रा शर्मा गई और जियाओ फेनिक्वान ने हल्के से राघव मल्होत्रा के कंधे पर हाथ मारा। सारा दिन गंभीर मत रहो युक्सिन, आज रात उसकी डेट है। भले ही मैं उसके साथ रहना चाहूँ, फिर भी वह नहीं चाहती। मेरे साथ आओ। मुझे लगता है कि वह और उसका पुरुष देवता अब तक शिखर पर मिल चुके होंगे और मैंने बहुत पहले ही अपने मित्र को आकाश से नीचे फेंक दिया है। राघव मल्होत्रा ने संदेह से पूछा, पुरुष देवता? पत्नी, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मिस्सू सिंगल है और वह इतने सालों से विदेश में है? क्योंकि उसके काम और रिश्ते में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए वह अपने माता पिता से बचने के लिए विदेश चला गया। अब एक अतिरिक्त पुरुष देवता क्यों है? राघव मल्होत्रा को मीरा गुप्ता के अफेयर्स से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं। उन्हें हमेशा बात करने के लिए कोई टॉपिक ढूंढना पड़ता है। उनकी पत्नी की दोस्त और पत्नी को ज्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। इशिता मल्होत्रा ने कहा, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि युक्सिन वास्तव में 3 दिन पहले चीन लौटी थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस पुरुष देवता से मिली थी कि वह मुझसे मिलने नहीं आई। मैं उनसे एक साथ रात का खाना खाने के लिए कहना चाहती हूँ और चलो एक साथ मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप दोनों का परिचय कराना चाहती हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि युक्सिन, जिसे दूसरे पक्ष ने पूछा था, उन दोनों के साथ अकेले रहना चाहती थी, इसलिए मैं सहमत नहीं थी। चलो अगली बार ऐसा करते हैं, चलो एक साथ भोजन करते हैं। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, वैसे भी मिस गो अब चीन लौट चुकी हैं, हमें भविष्य में मिलने का अवसर मिलेगा। आप दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं भी उस समय आपके अच्छे दोस्त से मिलना चाहता था। आखिरकार मैं उस समय हम दोनों ही रहूंगा। दोनों बातें करते रहे, लेकिन मीरा गुप्ता के बारे में कुछ नहीं कहा। रास्ते में वे काम और दूसरी चीजों के बारे में बातें करते रहे और फिर घर पहुंच गए। अनन्या और आरव को सू के पिता और सू की मां ने उठा लिया है। घर में घुसते ही वे खुशी से दौड़ पड़े। सू की मां रसोई में खाना बना रही थी। इशिता मल्होत्रा ने अपने कपड़े बदले और मदद करने के लिए रसोई में चली गई क्योंकि वह अपनी शिक्षिका को चुराना चाहती थी और साथ ही अपनी सास को भी खुश करना चाहती थी। पिता सू और चेन दोनों बच्चों के साथ लिविंग रूम में टीवी देखने जाते हैं।
पापा सू ने राघव मल्होत्रा से कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने आपकी माँ के साथ इस बारे में सोचा, आपकी और आपकी बहू की शादी 20 दिन में होने वाली है। आपकी माँ की तरफ से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त पिछले कई सालों से हमारे परिवार की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। हम यहाँ काफ़ी समय से हैं और अब वापस जाने का समय आ गया है, इसलिए हमने इस बार शादी का निमंत्रण पोस्ट करने का सोचा, इसलिए हम वापस गए और व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया। राघव मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है मम्मी पापा, वैसे तो हमारे परिवार में कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपके दोस्त मेरे चाचा चाची बचपन से ही मेरे साथ अच्छे रहे हैं। मुझे उन्हें इस शादी में देना चाहिए। कृपया यहाँ आएं, मैं यहाँ काम से दूर नहीं जा सकता। आप समय आने पर मेरे चाचा चाची को बताने में मेरी मदद कर सकते हैं और शादी खत्म होने पर मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। हाँ, कोई बात नहीं चैन, तुम्हारी शादी हो रही है। वो अंकल और आंटी बहुत खुश हैं। मेरी माँ और मैं हाल ही में जोंगहाई में रहे हैं। वो हमेशा फ़ोन करके वीडियो भेजते हैं और पूछते हैं। तुम्हारी शादी के बारे में जानकर उन्हें खुशी होती है। यह आश्चर्यजनक है। ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारी शादी में आने का समय आ गया है। चिंता मत करो, जब तुम्हारी माँ और मैं वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे शब्द तुम्हारे पास ज़रूर लाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारी माँ और मैं चले जाएं, तो क्या तुम दोनों के लिए ये थोड़ा असुविधाजनक होगा? तुम और बिंगक्सू हाल ही में काम में व्यस्त रहे हैं और तुम्हारे पास बच्चों को स्कूल से लाने का समय नहीं है। क्या है आरव को दादा दादी के घर भेजा जाएगा? तुम्हारी माँ और मुझे बहुत देर तक वापस नहीं जाना चाहिए। हम 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। वापस आते समय हम सिर्फ 2 बच्चों को ही ले जाएंगे। अपने पिता की बातें सुनने के बाद राघव मल्होत्रा ने इस बारे में सोचा और कहा, इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी बिंगक्सू के साथ इस पर चर्चा करनी है। आखिरकार, हालांकि मेरे ससुर और सास के साथ कुछ भी गलत नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनके पास कोई अन्य योजना है या नहीं। मैं बाद में बिंगक्सू के बारे में पूछूंगा और मैं इस पर चर्चा करने के बाद आपको बताऊंगा। दिन के बाद राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा को इसके बारे में बताया। इशिता मल्होत्रा ने तुरंत कहा, हाँ, मेरे पिताजी कंपनी से इस्तीफा देने के बाद से ठीक हैं और मेरी माँ हमेशा एक पूर्णकालिक पत्नी की तरह रही हैं। वे दोनों घर पर ठीक थे। अगर उन्होंने अनन्या और आरव को भेजा तो वे निश्चित रूप से खुश होंगे। ठीक है, तो चलो इसे ऐसे ही निपटाते हैं। बाद में तुम अपने ससुर और सास को फ़ोन करके इस बारे में बता सकती हो। कल जब हम माता पिता को कार में बिठा लेंगे तो हम दोनों बच्चों को ससुर और सास के पास भेज देंगे। वहाँ जाओ। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। अगली सुबह राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने छुट्टी ले ली और अनन्या और आरव किंडरगार्टन नहीं गए। राघव मल्होत्रा का गृहनगर जोंगहाई में क्रिसेंट टाउन है। यह एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास वाला शहर है। यह एक समृद्ध नमक क्षेत्र हुआ करता था। हालांकि इसके दूरस्थ स्थान के कारण बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हाल के वर्षों में वहां एक फिल्म बनी है। कुछ समय के लिए फिल्में लोकप्रिय रहीं, लेकिन उनका विकास भी धीरे धीरे हुआ। अब यह एक छोटा शहर है। पिछले वर्ष मोटर ट्रेन को मंजूरी दे दी गई और अब जोंगहाई से जाना अधिक सुविधाजनक हो गया है। जब सू के पिता और सू की मां आए थे तो वे ट्रेन में थे, लेकिन जब वे वापस गए तो राघव मल्होत्रा ने उन्हें ट्रेन के लिए एक बिजनेस सीट खरीद दी। अनन्या और आरव अनिच्छा से रो रहे थे, अपने दादा दादी के कपड़े खींच रहे थे और नहीं चाहते थे कि वे जाएं। वाह, अनन्या मेरे दादा दादी से अलग नहीं होना चाहती। बाबा मामा, हमारा परिवार इतना बड़ा है, क्या मेरे दादा दादी हमारे घर में नहीं रह सकते? अध्याय 189। ससुर का घर बच्चों के मनोरंजन पार्क में बदल गया। हालांकि छोटी लड़की लंबे समय तक अपने दादा दादी के साथ नहीं रहती थी, लेकिन हाल ही में उन्हें अपने दादा दादी बहुत पसंद आने लगे। अनन्या और आरव को जब पता चला कि उनके दादा दादी अपने गृहनगर वापस जा रहे हैं तो वे बहुत दुखी हुए। सू के पिता और माँ, जो मूल रूप से खुश थे, ने देखा कि पोता और पोती रोने वाले थे और उन दोनों की आंखें भी लाल थीं और बच्चे को दिलासा देने के लिए नीचे बैठ गए। अनन्या, आरव, दादा दादी इस बार सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वापस जाएंगे। तुम कुछ दिन स्कूल जाओ, फिर 2 दिन की छुट्टी ले लेना। दादा दादी वापस आ जाएंगे, शायद जल्दी आ जाए। हाँ अनन्या, आरव, दादा दादी इस बार मम्मी पापा की शादी करने वापस जा रहे हैं। क्या तुम जल्द से जल्द मम्मी पापा की शादी में नहीं जाना चाहती? दादा दादी के वापस आने के तुरंत बाद तुम शादी कर सकती हो। क्या तुम कुछ दिन अपने दादा दादी के घर खेल सकते हो? दादा दादी जल्दी ही वापस आ जाएंगे और जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारे लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना लाएंगे। अनन्या और आरव अभी भी उदास थे, लेकिन गाड़ी आ चुकी थी और टिकट गेट खुले थे। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा केवल 2 बच्चों को ही ले जा सके। अनन्या, आरव, दादा दादी कुछ दिनों के लिए ही घर जा रहे हैं और वे कुछ दिनों में आ जाएंगे और दादा दादी को भी मम्मी पापा की तरह ही काम करना है। हालांकि वे हाल ही में छुट्टी पर हैं, फिर भी उन्हें बाद में आना होगा। काम पर जाते समय मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या दादा दादी भी पैसा कमाना चाहते हैं? लेकिन मम्मी पापा तो पैसा कमा रहे हैं।
क्या दादा दादी बिना पैसा कमाए हमारे साथ घर पर रह सकते हैं? राघव मल्होत्रा ने भी इस मामले पर विचार किया है। उनकी मौजूदा आर्थिक क्षमता के कारण उनके माता पिता को पहले की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कभी कभी काम सिर्फ आर्थिक आय के लिए ही नहीं बल्कि जीवन का अहम हिस्सा भी होता है। सू डैड कविता मल्होत्रा इतने सालों से काम कर रही हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की जिंदगी की आदत हो गई होगी। इसलिए राघव मल्होत्रा ने अपने माता पिता से इस बारे में बात नहीं की। अब जब बच्चे ने पूछा तो राघव मल्होत्रा ने अपने माता पिता से पूछा, माँ और पिताजी, बच्चे ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है? बिंगक्सू और मैं बच्चे को अपने साथ ले जा रहे हैं। कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम एक परिवार के रूप में एक साथ होते तो निश्चित रूप से यह अधिक खुश होता। अगर आप दोनों बुजुर्गों को रिटायरमेंट की उम्र तक इंतजार करना पड़े तो इसमें करीब 10 साल लग जाएंगे। अब आप सभी ने पढ़ाना बंद कर दिया है और सभी शिक्षा ब्यूरो में काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ झोंगहाई में आकर रह सकते हैं। इशिता मल्होत्रा ने भी कहा, हाँ मम्मी पापा, आप यहाँ आएंगे तो न सिर्फ अनन्या और आरव खुश होंगे बल्कि मैं और मेरे पति भी बहुत खुश होंगे। इन दिनों आप घर पर हैं तो वाकई हमें बहुत सुकून मिलता है। पापा सू और मामा सू ने एक दूसरे की ओर देखा और वे दिल से खुश थे, खासकर मामा सू। अब कई बहुएं अपनी सास के साथ रहने से कतराने लगी हैं, लेकिन उनकी और इशिता मल्होत्रा की आपस में बहुत बनती है। बस काम छोड़कर जल्दी रिटायर होने का मामला ऐसा नहीं है जिसे एक वाक्य में सुलझाया जा सके। डैड सू ने कहा, चैन बिंगक्सू, तुम्हारी माँ और मैं समझते हैं कि तुम दोनों का क्या मतलब है, इसलिए चलो वापस चलते हैं और इस बार सावधानी से इस पर चर्चा करते हैं, स्थिति पर एक नज़र डालते हैं और जब हम वापस आते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है माँ और पिताजी, बिंगक्सू और मैं आप दोनों की राय का सम्मान करते हैं। सू के पिता और सू की माँ को टिकट गेट से प्रवेश करते देख राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा दो रोते हुए छोटे बच्चों के साथ यान के घर गए। अनन्या और आरव अपने दादा दादी से अलग होने को तैयार नहीं हैं। वे दोनों थोड़े निराश हुए। इस स्थिति में भले ही आप किंडरगार्टन जाते हों लेकिन शायद आपका स्कूल जाने का दिल नहीं करता, इसलिए राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने इस पर चर्चा की और उन दोनों को पहले यान के घर भेजने का फैसला किया। क्या आप आज दोपहर किंडरगार्टन जाना चाहते हैं? ये स्थिति देख लेंगे। क्योंकि उन्होंने सुबह की छुट्टी ली थी और उन्हें फिर से यान के घर आना था, इसलिए राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा से कहा कि वह दोपहर के भोजन के लिए रुकें और अपने ससुर और सास के साथ चलें। ये जानते हुए कि वे अपने बच्चों को यहाँ भेजने जा रहे हैं, अजय शर्मा और शालिनी शर्मा बहुत खुश थे। कल रात घर की सफाई की गई थी और वे ढेर सारी गुड़िया और खिलौने खरीदने निकल पड़े। लिविंग रूम आश्चर्यों से भरा हुआ था। जब राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा वापस गए तो उन्हें पहचान ही नहीं आया कि यह यान परिवार है। राघव मल्होत्रा कुछ समय पहले ही यहाँ आए थे और मुझे अभी भी इस जगह की छाप है। इस समय मैंने बड़े उपहार के पेड़ को देखा, साथ ही जमीन पर फैले छोटे कंबल, उपहारों और आलीशान खिलौनों के ढेर। सबसे अतिशयोक्ति यह है कि घर में एक बड़ी स्लाइड भी है। ऐसा लगता है कि यह बच्चों का खेल का मैदान बन गया है। जैसे ही इशिता मल्होत्रा दरवाजे पर दाखिल हुई, वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, मम्मी पापा, क्या आप बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? बच्चे यहाँ किंडरगार्टन जाने आए हैं, छुट्टियाँ मनाने नहीं। शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिंता मत करो, हम दिन में 2 बच्चों को किंडरगार्टन भेज देंगे, लेकिन रात को आराम करने का समय नहीं है। बच्चे इन दिनों घर आ ही गए हैं, रुको, रात को उन्हें लेने मत आना। अजय शर्मा ने बगल से कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम दोनों को रोज काम पर जाना है और शाम को बच्चों को लेने आना है। हमारे 2 परिवारों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए एक अतिरिक्त यात्रा करना समय की बर्बादी नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं छोटा कहूँ तो कुछ दिनों में जब सू के माता पिता यहाँ नहीं होते हैं तो तुम बस घर में आ सकती हो। मेरी माँ और मैं, और घर में कई नौकर हैं, इसलिए हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। जब इशिता मल्होत्रा ने ये सुना तो वह वहाँ मौजूद राघव मल्होत्रा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उनके मूल विचार के अनुसार वे बच्चों को दिन के समय यहाँ भेजते थे और शाम को काम के बाद बच्चों को वापस ले जाने के लिए आते थे, लेकिन उनके माता पिता के अनुसार ऐसा लगता था कि उन्हें उम्मीद थी कि वे कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रह सकेंगे। इशिता मल्होत्रा बेशक इसके लिए तैयार हैं। पिछली बार जब वह वापस आई थीं तो वह वास्तव में अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए वापस आना चाहती थीं, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उनके पति को इसकी आदत नहीं होगी। इशिता मल्होत्रा थोड़ी परेशान हुई, लेकिन राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वास्तव में बहुत सुविधाजनक होगा, लेकिन इससे केवल अंकल और आंटियों को थोड़ी परेशानी होगी। तुमने क्या कहा? बच्चे, तुम्हारे लिए अपने पिता के साथ रहने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो परेशान क्यों हो? हमारा परिवार इतना बड़ा है और तब तक तुम्हें जो भी निजी जगह चाहिए होगी वह तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे पिता और मैं कल रात ही वहाँ थे।
कमरे को साफ कर दिया गया है। बिंगक्सू के बेडरूम में बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं, तुम बाद में ऊपर जाकर देख सकती हो, आज रात आकर रुको, शालिनी शर्मा ने खुशी से कहा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, ठीक है, तो धन्यवाद अंकल और आंटियों, लेकिन हमें रात को काम से छुट्टी मिलने के बाद कुछ सामान लेने घर जाना पड़ सकता है और बाद में वापस आना पड़ सकता है। अजय शर्मा ने अपने होठों को सिकुड़कर मुस्कुराते हुए राघव मल्होत्रा को संतोष से देखा और कहा, शियाओ सू, चूंकि तुम और बिंगक्सू दोनों ने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए उन्हें बिंगक्सू की तरह चाचा और चाची मत कहो। क्या यह उसे अपना मुंह बदलने के लिए कह रहा है? इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राघव मल्होत्रा ने तुरंत कहा, ठीक है, धन्यवाद मम्मी और पापा। शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे। अध्याय 190 एक चुंबन। शाम को काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं अपना सामान लेने वापस गया। फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं था। इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा ऊपर बेडरूम में चले गए। जब वे दरवाजे से अंदर गए तो उन्हें कमरे में बहुत सी चीजें मिली, जिनमें से कई 2 लोगों के लिए बनी थीं, जैसे बाथरूम में टूथब्रश और टूथब्रश कप और शेल्फ पर तौलिए और नहाने के तौलिए। क्लोकर रूम में पुरुषों के बहुत सारे कपड़े और जूते भी हैं और कमरे में चप्पल की एक अतिरिक्त जोड़ी है, और जो मैंने यान बिंग से सीखा है वह एक युगल शैली है। ये देखकर राघव मल्होत्रा ये कहे बिना नहीं रह सके कि माता पिता वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं। इशिता मल्होत्रा ने खुशी से उनकी ओर देखा, पतिदेव धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। अपने माता पिता के घर पर रहने की इच्छा के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, इशिता मल्होत्रा ने भावुक आंखों से कहा। राघव मल्होत्रा ने उसे धीरे से गले लगाया, पगली, हम पति पत्नी हैं, चाहे मेरे माता पिता हों या तुम्हारे, वे हमारे बड़े बुजुर्ग और माता पिता हैं। हालांकि हम शादीशुदा हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में शादी करेंगे। हम केवल अपने छोटे से घर में रह सकते हैं और हमारे ससुर और सास का घर भी हमारा घर है। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि हम भविष्य में अक्सर वापस आ सकते हैं? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। दोनों उस समय क्लॉक रूम में खड़े थे। आसपास कोई और लोग या आवाज नहीं थी। वे आमने सामने खड़े थे। राघव मल्होत्रा का हाथ अभी भी इशिता मल्होत्रा की कमर पर था। दोनों बहुत करीब थे और माहौल बिल्कुल सही था। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे किया और इशिता मल्होत्रा के चेहरे को चूमा। इशिता मल्होत्रा ने शर्म से उसकी तरफ देखा, फिर मुड़कर बाहर चली गई। मैं जाकर देखती हूँ कि कमरे में कुछ गायब तो नहीं है। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की शर्मीली पीठ को देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और अपने कपड़े खत्म करने के बाद वह क्लॉक रूम से बाहर चला गया। जैसे ही राघव मल्होत्रा बाहर गए, इशिता मल्होत्रा का सेल फोन बज उठा। इशिता मल्होत्रा ने उसे उठाया और उस पर नजर डाली। यह मीरा गुप्ता का कॉल था। उन्होंने बाहर आए राघव मल्होत्रा से कहा, पति युक्सिन ने मुझे कॉल किया। इस आदमी ने कल रात मुझसे संपर्क भी नहीं किया और मुझे नहीं पता कि उस पुरुष देवता के साथ क्या हुआ, इसलिए मैं जाकर पहले फोन का जवाब दूंगी। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाकर कहा, जाओ। इशिता मल्होत्रा वहां बालकनी की ओर चली गईं, जबकि राघव मल्होत्रा सीधे घर में अपने काम करने चले गए। इशिता मल्होत्रा फोन उठाने बालकनी में चली गईं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से मीरा गुप्ता की तेज आवाज आई, वो ज़ुए, तुम्हें मेरा कॉल उठाने में इतना समय क्यों लगा? बेबी, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं प्यार में टूट चुका हूँ। वो इशिता मल्होत्रा उलझन में थी और उसने संदेह से पूछा, लवलॉन, क्या तुम कल रात ही पुरुष देवता के साथ डिनर पर नहीं गई थी और कहा था कि उसे तुम्हारे सामने अपना प्यार कबूल करना चाहिए? तुमने अचानक एक रात के बाद ही प्यार क्यों खो दिया? क्या ऐसा है? बह, उस आदमी का जिक्र मत करो। मैं तुम्हारी जितनी तारीफें पहले कर चुका हूँ, सब वापस ले लूंगा। वह कोई भगवान नहीं है, वह तो बस एक बदमाश है। इशिता मल्होत्रा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और घबराते हुए पूछा, युक्सिन, तुम अभी कहाँ हो? क्यों न मैं तुम्हें ढूंढूं? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ ज़ुए, मेरी चिंता मत करो, मैं होटल में ठीक हूँ। अगर मुझे वाकई कुछ काम होता तो मैं तुम्हें आज सुबह फोन नहीं करता। अरे, मैं अंधा था और इस बार गलत व्यक्ति को देखा। क्या मैं कल रात उस बदमाश के साथ डिनर पर नहीं गया था? पहले तो सब ठीक था। हम एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में गए और उसने वह जगह चुनी। हाँ, उस समय वह शायद मुझे अपनी आर्थिक ताकत दिखाना चाहता था। जब वह खाता है तो बेईमानी करने लगता है, शराब डालकर और सब्जियां तोड़कर। मुझे लगा कि उस समय कुछ गड़बड़ है और मेरा चेहरा थोड़ा भद्दा लग रहा था। बाद में, थोड़ी देर बाद, शायद वह इसे और नहीं रोक सका और कहा कि हम रात में एक साथ एक निजी सिनेमा देखने जाएंगे। इस तरह की बात करने के लिए पहली तारीख, यह एक बुरे इरादे की तरह लगता है। तो मुझे ये तुरंत पसंद नहीं आया। मैं मौके पर ही छोड़ने जा रहा था, लेकिन इस कमीने ने देखा कि वह सफल नहीं हो सकता, इसलिए उसने तुरंत अपना चेहरा फाड़ दिया, ये कहते हुए कि मैं इसे लगा रहा था और उसके साथ होने का नाटक कर रहा था। और यह भी कहा, ओह, मैं वास्तव में मुझ पर गुस्सा हूँ।
खैर, मैं उन घृणित शब्दों को नहीं कह सकता जो उसने कहा था, लेकिन मैंने आखिरकार इसे पहचान लिया। ये कमीना सिर्फ मुझे चोदना चाहता है, वह मुझे धोखा देने के लिए मूर्ख समझता है। पूरी प्रक्रिया सुनने के बाद इशिता मल्होत्रा ने चिंतित होकर कहा, ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? युक्सिन, सौभाग्य से आप स्मार्ट हैं, ये ठीक है अगर आप ठीक हैं। अगर आप इस तरह के व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको बदकिस्मती से गंदगी पर कदम रखना चाहिए। अगली बार जब भी आप इस तरह की बात का सामना करेंगे तो आपको और भी सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर हैं, लेकिन कभी कभी हम जिन लोगों से मिलते हैं वे ज़रूरी नहीं कि सही हों। हर चीज़ के बारे में सोचें और बहुत जल्दबाजी न करें। मैं भी इसमें फंस गया, लेकिन इस बार ये सौभाग्य की बात है कि आपको पहले ही पता चल गया और आप बहुत गहरे नहीं डूबे। मीरा गुप्ता ने सिर हिलाया। हाँ ज़ुएर, कल मुझे ये याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कि मैं एक प्रेमी हूँ। अगर मैंने तुम्हारी कही हुई बात के बारे में नहीं सोचा होता तो शायद मैं कल रात बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ दिन के बाद मूवी देखने चली जाती। इसके बारे में सोचो और गुस्सा करो। ठीक है, मिस गू से नाराज मत हो, तुम इतने कम समय में उसका असली चेहरा देख सकते हो। मेरी मिस गू वाकई बहुत आकर्षक है, इशिता मल्होत्रा ने मना लिया। मीरा गुप्ता तुरंत हंस पड़ी। बस हमफुफ, मुझे कल रात पोस्ट किए गए मोमेंट्स को जल्दी से डिलीट करना होगा। उस समय मुझे नहीं पता था कि वह एक बदमाश है और उसने एक मोमेंट्स भी पोस्ट किया। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे वास्तव में इसका पछतावा होता है। लेकिन सौभाग्य से दोस्तों का ये चक्र केवल दोस्तों को दिखाई देता है। मेरे माता पिता ने इसे नहीं देखा। दोस्तों का कौन सा दायरा? इशिता मल्होत्रा ने पूछा। ये वह फोटो है जो मैंने कल रात रेस्तरां में लेते समय ली थी, क्या आपने इसे नहीं देखा? इशिता मल्होत्रा ने सोचा कि वह कल रात अपने पति के साथ थी, इसलिए उसने अन्य चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अचानक दोषी विवेक के साथ अपनी जीभ बाहर निकाली। ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अभी जाकर देखती हूँ। जाकर देखो, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, बाद में मैं इस मित्र मंडली को हटा दूंगा। इशिता मल्होत्रा तुरंत अपने दोस्तों के पास चली गईं। फोटो रेस्टोरेंट में ली गई थी और उस आदमी का चेहरा भी फोटो में था। जैसे ही उसने ये चेहरा देखा वह भौंचक्की रह गई। युक्सिन, ये व्यक्ति, क्या ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में काम करता है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय? मुझे नहीं पता, उसने मुझे नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि वह हाई टेक में लगा हुआ था, जो बहुत रहस्यमय था। उसने ये भी कहा कि चीन लौटने के बाद उसका काम तय हो गया था। वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। जुए, आप कैसे कह सकते हैं कि वह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में काम करता है? क्या आप उसे जानते हैं? इशिता मल्होत्रा ने इस बारे में सोचा और तुरंत मीरा गुप्ता को स्पेशल असिस्टेंट रेखा द्वारा भेजा गया वीडियो मेल बॉक्स में भेज दिया। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को देखिए, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने कल रात आपके साथ खाना खाया था? मीरा गुप्ता ने जैसे ही वीडियो खोला तुरंत बोल पड़ी, हाँ, काले सूट वाला लड़का वही बदमाश है। कल रात जब वो मेरे साथ खाना खाने आया तो उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले। अध्याय 191 पति, आपसे मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक इस तरह का वीडियो है? जुए, मीरा गुप्ता ने देखते हुए पूछा। इशिता मल्होत्रा ने ठंडे चेहरे से कहा, कल राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में मेरे पति के साथ यही हुआ। मैंने सुना है कि यह आदमी वापस लौटा है और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आते ही इसने मेरे पति को भड़काना शुरू कर दिया, इसलिए यह वीडियो है। क्या वह बदमाश असल में राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय से है? उसने आपके मिस्टर मल्होत्रा को भड़काने की हिम्मत की। लानत है। मीरा गुप्ता गुस्से में थी। कल जब वह जानती थी कि दूसरा पक्ष एक बदमाश है तो वह इतनी क्रोधित नहीं थी, लेकिन अब जब वह जानती है कि इस कमीने ने उसके पति ज़ुएर को उकसाने की हिम्मत की है तो वह वास्तव में कल रात वापस जाना चाहती थी और उसे अपने छोटे चमड़े के बैग से कुचल देना चाहती थी। इशिता मल्होत्रा ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको पहले वीडियो देखना चाहिए, अंत में उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। मीरा गुप्ता ने वीडियो जल्दी से देख लिया और फोन पर दूसरी तरफ से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। हा, बढ़िया, ये सचमुच बढ़िया है। जुआ, तुम्हारे मिस्टर मल्होत्रा बहुत सुंदर हैं। ये व्यंग्य कितना अच्छा है। हा, इस कमीने का चरित्र ही नहीं बल्कि काम करने की क्षमता भी खराब है। ये श्री मल्होत्रा के सामने यह बात लेकर कक्षा में कुल्हाड़ी लेने आने की हिम्मत करता है। शर्म आनी चाहिए उसे। ज़ुएर, मुझे यह वीडियो देखकर बहुत राहत मिली है। आप वास्तव में मेरी अच्छी बच्ची हैं। मैं अब बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जब मैं उस स्थिति के बारे में सोचता हूँ जो मैल अब सामना कर रहा है तो मैं अपने दिल में बहुत खुश महसूस करता हूँ। वह आपके श्री मल्होत्रा द्वारा बताए जाने के बाद भविष्य में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में साथ मिलना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। उसे खुश देखकर इशिता मल्होत्रा भी मुस्कुराए और बोली, अगर तुम खुश हो तो अच्छा है। भविष्य में अगर तुम्हें इस तरह की कोई बात आती है तो तुम्हें मुझसे इस बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए।
तुम देखो, अगर मुझे कोई भावनात्मक समस्या होती है तो तुम तुरंत ऐसा मत करो। क्या मैं तुम्हें बता सकती हूँ, दो लोगों का संयुक्त मस्तिष्क एक व्यक्ति से अधिक उपयोगी होना चाहिए। मीरा गुप्ता मुस्कुराई। ठीक है, भविष्य में जैसे ही मेरे पास कुछ होगा मैं अपने परिवार को जरूर बताऊंगी। ज़ुएर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेबी। इशिता मल्होत्रा ने फ़ोन रख दिया और घर वापस चली गई। राघव मल्होत्रा वहीं सोफे पर बैठा हुआ फ़ोन को देख रहा था, जैसे कि वह डेटा देख रहा हो। वह बहुत गंभीर लग रहा था और उसके चेहरे की बनावट थोड़ी गंभीर लग रही थी, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर। वह राघव मल्होत्रा के पास गई और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छुआ। कॉल करना खत्म। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। खैर, योक्सिन को कुछ हो गया था, इसलिए हमने थोड़ी देर बातचीत की। जैसा कि मैंने कहा, इसका आपके पति से भी कुछ संबंध है। राघव मल्होत्रा थोड़ा हैरान हुआ। इसका मुझसे कुछ लेना देना है? तुम दोनों लड़कियों के अफेयर का मुझसे क्या लेना देना हो सकता है? क्या मैंने तुम्हें कल नहीं बताया था कि योक्सिन को विमान में एक अच्छा आदमी मिला था? मैं कल रात डेट पर गया था और पता चला कि वह सिर्फ एक बदमाश था जो उससे डेट करना चाहता था। मूलतः इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस बदमाश और आपके पति के साथ आपकी थोड़ी बहुत संलिप्तता है। इशिता मल्होत्रा ने अपनी उंगलियां भींच लीं और छोटा सा इशारा किया। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, ओह, क्या ये कोई मेरा परिचित है? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। आपको उस व्यक्ति को जानना चाहिए जिसने कल राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आपको परेशान किया। आपका मतलब ली जियानहाव है? राघव मल्होत्रा ने पूछा। इसे यही नाम दिया जाना चाहिए, है न? वैसे भी ये वही है जो विदेश से पढ़ाई करके वापस आया है। ऐसा लगता है कि वह योक्सिन के साथ उसी दिन है। दोनों की मुलाकात विमान में हुई थी। अगर मैंने अभी योक्सिन के दोस्तों के समूह को नहीं देखा होता तो मुझे अभी भी नहीं पता होता कि वह जिस बदमाश की बात कर रहा है वह ली जियानहाव है। राघव मल्होत्रा को लगा कि यह चमत्कारी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली जियानहाव और उसकी पत्नी के सबसे अच्छे दोस्त के बीच ऐसा कुछ होगा। इशिता मल्होत्रा ने बताया कि अभी मीरा गुप्ता से क्या हुआ। राघव मल्होत्रा चुपचाप सुनते रहे। उन्हें इस तरह की गपशप में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वे अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से सुनने को तैयार थे। उन्होंने अपनी राय भी व्यक्त नहीं की और वास्तव में इस तरह की चीज़ों पर उनकी कोई राय नहीं थी, इसलिए वे चुपचाप एक पत्नी के श्रोता बन गए। इशिता मल्होत्रा की बात खत्म होने के बाद वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। पति, सौभाग्य से मैं भाग्यशाली हूँ। जिस व्यक्ति से मैं मिली वह आप हैं। अब ये समाज वास्तव में लोगों और चेहरों को जानता है, लेकिन दिलों को नहीं। जो लोग सतह पर उज्ज्वल और सुंदर दिखते हैं वे गुप्त नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि बुरा विचार क्या है? बातें करते करते अचानक उसकी पत्नी ने उससे अपनी बात कबूल कर ली। राघव मल्होत्रा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और बोला, बीवी, हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशकिस्मत हैं। इशिता मल्होत्रा ने शर्म से सिर हिलाया। राघव मल्होत्रा की तरफ देखा और प्यार से कहा, पतिदेव, अब मैं हमारी शादी देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वह दिन और कल बहुत ही जीवंत और भव्य दृश्य होगा। मैं पिछले कुछ सालों से काम में व्यस्त रहा हूँ। लंबे समय से मेरे साथ कोई बड़ी खुशी की घटना नहीं हुई है, लेकिन अभी भी 20 दिन से ज्यादा बाकी है। राघव मल्होत्रा ने उसकी उत्सुकता भरी निगाहें देखीं और उसका दिल थोड़ा हिल गया। उसने सोचा और कहा, बीवी, हमने शादी की तारीख पहले ही तय कर ली है। ये पिताजी द्वारा चुना गया एक अच्छा दिन और शुभ दिन है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर मेरी पत्नी पहले से ही जीवंत रहना चाहती है तो यह असंभव नहीं है। पत्नी, जब हम अनन्या और आरव के साथ किंडरगार्टन की पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटीज में गए थे तो क्या हमने इस बारे में पेरेंट्स से बात नहीं की थी? हम बच्चों के लिए एक फैमिली पार्टी रखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार होनी चाहिए, या फिर हम शादी से पहले ही इसकी तैयारी कर लेंगे। जब इशिता मल्होत्रा ने ये सुना तो उसने तुरंत उत्साह से सिर हिलाया। ठीक है पतिदेव, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं इस बारे में लगभग भूल ही जाऊंगी। ये पहली बार है जब मैंने अपने बच्चों के लिए इस तरह का पारिवारिक आयोजन किया है। जब मैं इतने सारे माता पिता के बारे में सोचती हूँ जिनके बच्चे हमारे घर आते हैं तो मुझे लगता है कि ये दिन बहुत ही जीवंत होना चाहिए। खैर जरूर पत्नी, शादी के बाद हमने पहली बार अनन्या और आरव के लिए कोई कार्यक्रम रखा है। इसे बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए और उस दिन बहुत सारे लोग थे, सिर्फ हम दोनों। ये निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है, इसलिए चलो मेरे माता पिता के अपने गृहनगर से वापस आने का इंतजार करते हैं। हम ये पार्टी करेंगे और अब हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। नीनन पतिदेव, तो मैं अभी स्पेशल असिस्टेंट रेखा को बुलाकर प्लान बनाने को कहती हूँ। इशिता मल्होत्रा बॉस हैं। आमतौर पर अगर कोई प्लानिंग करनी होती है तो असिस्टेंट सक्सेना पहले से ही प्लान बना लेती हैं और फिर वो सहमति में सिर हिलाकर तैयारी शुरू कर देती हैं। इस बार इशिता मल्होत्रा ने भी यही प्लान किया था, लेकिन राघव मल्होत्रा ने कहा, पत्नी, मुझे लगता है कि बच्चों के पहले पारिवारिक मिलन की योजना हम दोनों के लिए व्यक्तिगत रूप से बनाना बेहतर है। ये हमारे परिवार के लिए भी एक बड़ी घटना है।
एक साथ चर्चा करने से न केवल रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, बल्कि दिन पर बेहतर प्रदर्शन भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? इशिता मल्होत्रा को थोड़ी हैरानी हुई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव मल्होत्रा व्यक्तिगत रूप से आएंगे। पतिदेव, मैं आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर इस पारिवारिक समारोह की योजना बना सकेंगे, लेकिन क्या आप अपने काम में व्यस्त नहीं हैं? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चाहे कितने भी सख्त क्यों न हो, आप अपने बच्चों पर सख्त नहीं हो सकते, और चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, आप अपने परिवार को अनदेखा नहीं कर सकते। पत्नी, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से समय का समन्वय करूंगा। इस बार बच्चे की पार्टी हमारे परिवार के लिए खुद आने के लिए है। इसकी योजना बनाएं, ठीक है? इशिता मल्होत्रा ने खुशी से सिर हिलाया। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।